नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एनवायरमेंटल मार्केट फेलियर क्या होता है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, एनवायरनमेंट से जो हमको रिसोर्सेज मिलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी फ्री मार्केट अवेलेबल है, तो और उसमें जो रिसोर्सेज है वो फ्रीली अगर अवेलेबल है, तो वो इनएफिशिएंटली यूज़ होते हैं, जिसके कारण उनका डिग्रेडेशन होता है और वो जो उनसे डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं, वो भी हमको ऑप्टिमम नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चैलेंजेस है, उनको सही तरीके से एड्रेस नहीं करते हैं, तो ये सब एक कलेक्टिवली रीज़न बनते हैं एनवायरमेंटल मार्केट फेलियर के। तो इसको और प्रिसाइज़ली समझने के लिए हमारे पास हमने कुछ इसमें डेफिनेशंस ऐड करी है। सबसे फर्स्ट है इसमें अनप्राइस्ड यूज़ वैल्यू। इसमें इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज़ मिलते हैं जैसे एयर है, वाटर है, वो हमको कहीं न कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रू वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो हम कभी भी पे नहीं करते हैं। हमको नेचर में जो मिलता है, उसको जस्ट हम वहाँ से हमारे हम तक पहुँचने के लिए, हमारे घर तक पहुँचने के लिए जो वैल्यू हैंडलिंग चार्जेस जो रहते हैं, एक तरीके से सिर्फ हम वही देते हैं। पर जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट है, वो हम कभी भी बियर नहीं करते हैं। तो जिसके कारण उनका क्या होता है, उनका जो ओवर यूज़ होता है, उनका मिसयूज़ होता है एक तरीके से, जिसके कारण वो फिर सेम पार्ट है कि वो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, एनवायरनमेंट के रिसोर्स से, तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। जो नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है ऑप्शन वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, हम जो नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास रेन फॉरेस्ट एरिया हो गया, या फिर डीप जो फॉरेस्ट कवर हो गया, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, ऐसे एरियाज़ को हम कई बार उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी इंडस्ट्री के लिए या फिर किसी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली जो हमको मॉनेटरी एडवांटेज होने वाला है। पर हम ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कि अगर ये रेन फॉरेस्ट एरिया अगर हम हटा देते हैं, तो हो सकता है कि इसमें जो फ्यूचर में जो इसमें चांसेस था कि इसमें कोई ऐसा हब्स डेवलप हो जाए, या फिर ऐसी कोई इसमें इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने वाला यहाँ पे हैबिटेट बन सकता है, जो कि हमको फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा फ़ायदा देगा, अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोविड है, कोविड जैसा कोई और बीमारी ऐसा आता है, तो ये सब या फिर और कोई बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन आता है, जिसका हो सकता है कि पॉसिबल जो हर्ब, जो उसकी मेडिसिन है, वो उस फॉरेस्ट में मिल सकती है, या और भी बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमको वो फॉरेस्ट या फिर वो एरिया, वो इकोसिस्टम दे सकता है। पर हम वो सब कैलकुलेट नहीं करते, हम जस्ट इमीडिएट हमारा कॉस्ट एनालिसिस देखते हैं कि हाँ, ठीक है, ये प्रोजेक्ट लगाने से या फिर एग्रीकल्चर लैंड लेने से हमको इमीडिएटली इतना मॉनेटरी एडवांटेज होगा। तो ये एक इश्यू होता है ऑप्शन वैल्यू का। जो नेक्स्ट हमारा है वो है बुकेट वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से जो एनवायरमेंटल हमारे रिसोर्सेस है, उसको फ्यूचर जनरेशन को हम पास ऑन करना चाहते हैं। जो इकोसिस्टम हमारे हमको मिला है, अगर हम उसी को नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं, बट हम उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज एक प्रोजेक्ट लगाने देते हैं, उससे कितना जॉब ग्रोथ होगा, कितना उसमें कंट्री का ग्रोथ होगा, हम वो सिर्फ़ वो कैलकुलेट करते हैं। पर हम ये कैलकुलेट नहीं करते कि अगर हम इसके चक्कर में जो इकोसिस्टम हमारा डेवलप हुआ है, जिस इकोसिस्टम के कारण काफ़ी ऐसे एडवांटेजेस हमको मिल रहे हैं, जो जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हम कई बार रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं, और लेते ही आए हैं सालों से, कि हाँ, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जंगल काट दीजिए, इकोसिस्टम को बर्बाद कर दीजिए, इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर इस एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। तो वो भी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं कि हाँ, अगर ये इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है, तो जो इस इकोसिस्टम के कारण फ्यूचर में जो हमको लॉस होने वाला है, जैसे कि अगर हम किसी किसी हिली रीजन से पेड़-पौधे अभी हटा देते हैं फॉर रिज़ॉर्ट बनाने के लिए या फिर टूरिज़्म को देखते हुए, पर अभी तो वो सस्टेन कर जाएगा, पर थोड़े टाइम में क्या होगा, वो वहाँ की जो लैंड है वो वीक हो जाएगा, और वहाँ पे लैंडस्लाइड और ये सब होने लग जाएगा। तो उस लैंडस्लाइड होने के कारण जो मॉनेटरी लॉस फ्यूचर में होने वाला है, हम उसको आज कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। आज हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि हाँ, इतना पेड़ काटने से हमको इतना ज़मीन मिलेगा, और इसमें हम इतना इतना परसेंट का ग्रोथ करेंगे, क्योंकि टूरिज़्म से हमको इनकम होने वाला है। तो ये एक तरीके का ट्रेड ऑफ चलता रहता है। तो ये एक बुकेट वैल्यूज़ को जो बोलते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन को हम वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं देते हैं। जो हमारा 4th पॉइंट है कि एक्जिस्टेंस वैल्यू। हम एक्जिस्टेंस वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, जैसे कि हम आज जो हमारे सबसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है गिद्ध है, वो काफ़ी वल्चर्स जो काफ़ी कम बचे हुए हैं। तो वो किस तरीके से फूड चेन में बैलेंस बना के रखते हैं, पर हम जब भी उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे कि उनको लॉस होने वाला है, पर हम वो उस टाइम पे वो कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार नेचुरल फूड चेन अगर डिस्टर्ब होती है, तो कितनी सारी बीमारियाँ उससे हो सकती है। उसको उसको हमको रोकने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए हमको कितना फिर फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर आएगा, हम वो सब अकाउंट में नहीं लेते हैं। हम जस्ट सिंपल हमारी एक्टिविटी का ग्रोथ चार्ट बनाते हैं, उसकी इनकम और उसका लॉस देखते हैं, और फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं, बस। तो ये एक सबसे बड़ा और एक्जिस्टेंस वैल्यू
का जो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं उसका लॉस है कि हमको वो करना चाहिए, जिससे हमको एक ट्रू वैल्यू पता चलेगी कि हाँ, अगर हम ये एरिया अगर पेड़ का या फिर फॉरेस्ट का हटाते हैं, तो हमको एक्चुअली में फ्यूचर में कितना कॉस्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो फूड चेन को भी डिस्टर्ब करेगा, वो इकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करेगा, बायोडायवर्सिटी को भी डिस्टर्ब करेगा। वो सबको अकाउंट में लेके अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो श्योरली हम वो प्रोजेक्ट को नहीं लगाएँगे। तो ये 4 डिफरेंट बेसिक हेड है जिससे जिनके अंदर एनवायरमेंटल मार्केट फेलियर होता है। अब इसके हम अगर सिस्टमैटिकली अगर इनके रीज़न देखते हैं कि कौन-कौन से इनके रीज़न होते हैं मार्केट फेलियर के। तो जो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर रीज़न है वो है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई पॉल्यूटर है, वो पॉल्यूट कर रहा है, तो उसकी प्राइस एक्चुअली में अगर कोई थर्ड पर्सन बियर कर रहा है, जैसे कि वहाँ की सराउंडिंग सोसाइटी, तो इस कांसेप्ट को एक्सटर्नैलिटीज़ बोलते हैं। मतलब जो आपका जो अ, आपको जो आपकी एक्टिविटीज़ का जो एस्पेक्ट जो आउटकम था, वो कहीं न कहीं थर्ड पर्सन उसको फेस कर रहा है। तो मैक्सिमम जो हमारा एनवायरमेंटल डैमेज होता है, वो इसी कारण से होता है, जैसे कि हम रिवर जो हमारा पॉल्यूट होता है, वो क्यों होता है? कोई कोई भी मतलब डाइंग इंडस्ट्री रहेगा, कोई कपड़ा वाला फैक्ट्री रहेगा, तो वो जो वेस्ट निकलेगा, वो रिवर में डालता है। पहन कौन रहा है? बना कौन रहा है? और वहाँ और उस जो लॉस हो रहा है एनवायरमेंट का, सराउंडिंग का, वो झेल कौन रहा है? तो ये तीनों पर्सन अलग-अलग है। तो इस कांसेप्ट को ही एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। जो सेकंड हमारा है कि कॉमन एक्सेस जो है रिसोर्सेज का और सिंक का, मतलब यानी कि हमारे पास जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है वो कॉमन है, जैसे कि ओशियन हो गया, रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो जब भी कोई चीज़ कॉमनली अगर अवेलेबल है, तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ओवर एक्सप्लॉइट होती ही है। जैसे कि रिवर है उसमें ओवर फिशिंग हो जाएगा, फॉरेस्ट है उसमें ओवर मतलब उसका जो पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो जाएगी, उसका ओवर यूसेज हो जाएगा वहाँ की जो लैंड है उस एरिया का। या फिर जो हमारा रिवर्स है उसमें ओवर एक्सप्लॉइट कर लेंगे, खेती करने के लिए बहुत सारा पानी ले लेंगे या फिर उसको जो पोल्यूट करने के लिए एक तरीके से सिंक का काम करते हैं। मतलब जितना भी वेस्ट रहता है सब रिवर का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से जो कॉमन चीज़ रहती है उसकी कोई ओनरशिप नहीं रहती है, तो उसको सभी पोल्यूट करने में, उसको एक्सप्लॉइट करने में लग जाते हैं। कोई भी उसको कंज़र्व करने की कोशिश नहीं करता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो थर्ड है वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब किसको? जो बायर है उसको भी और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है उसको भी। बायर को पता नहीं है अगर कि मेरा ये प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा हूँ मैं, तो इसमें कितना एनवायरनमेंट डैमेज हुआ है। तो वो उस सर्विस को कंटिन्यू करता जाएगा, लेता जाएगा और एनवायरनमेंट डैमेज करता जाएगा। वहीं अगर उसको अवेयरनेस रहेगी तो हो सकता है कि वो उसको रोक दे, उस सर्विस को या फिर उसको कोई अल्टरनेटिव हेल्दी अल्टरनेटिव उसको खोजे। और जो प्रोड्यूसर है अगर वो उसको सीवियरिटी पता नहीं है कि मैं जो ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं जो ये जो प्रोड्यूसिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इससे जो मैं वेस्ट निकल रहा हूँ, इसको मैं एनवायरनमेंट में जिस तरीके से रिलीज़ कर रहा हूँ, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अगर उसको नहीं पता है या फिर उसको इग्नोरेंस है उसकी, तो अगर उसको नहीं पता है, तो वो भी उस चीज़ को कंटिन्यू करता जाएगा और बस वो उसका कोई अल्टरनेटिव ढूँढेगा नहीं। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इस तरीके की एनवायरमेंटल फेलियर का। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन नहीं होगा, एक बहुत ही इसका हाइब्रिड काइंड ऑफ सॉल्यूशन हमारा बनेगा। इसमें हमको पॉलिसीज़ की हेल्प लगेगी, इसमें हमको रेगुलेशन भी बनाना पड़ेगा, हमको टैक्सेस भी इसमें लगाने पड़ सकते हैं और सब्सिडीज़ भी देनी पड़ती है। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है या फिर अ, हमको कोई ऐसी मेथड्स या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करना चाहते हैं जिससे कि जैसे एग्जांपल कोई डाई इंडस्ट्री है और वो केमिकल रिलीज़ कर रहा है, तो उनको उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी किसी ऐसे इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी के लिए जो वो उस डाइंग का जो वेस्ट है, उसको प्रोसेस करके रिलीज़ करे जिससे कि वो हार्मफुल ना हो। तो उसके लिए अगर हम सब्सिडी देंगे, तो चांसेस है कि वो उसको जल्दी अडॉप्ट करेगा और उसको एफिशिएंटली यूज़ भी करेगा। तो क्योंकि वो जो सब्सिडी का कैलकुलेशन है, वो तो हमको एनीवे लॉन्गर रन में मिल ही जाएगा, जब हम उसको एनवायरमेंटल हेल्थ कैलकुलेट करेंगे तो। तो इस तरीके और प्रॉपर्टी राइट्स मतलब हमको जब कोई जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है उसको कॉमन ना रख के, हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उसको प्रॉपर्टी राइट्स देने चाहिए कि हाँ, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है, आपको इसका इकोलॉजी जो बायोलॉजिकल इसका बैलेंस है वो मेंटेन रखना है। तो इस तरीके से हमको वो भी देना पड़ेगा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस इज़ अ मस्ट हमको अवेयर करना ही पड़ेगा, वो बायर हो या प्रोड्यूसर हो, उन दोनों को। कि आपको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा और ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रेफ़रेंस दें जो कि एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन एनवायरमेंटल मार्केट फेलियर पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।